नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई। और आपका ये चल रहा है चैप्टर अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका जो हम कराएंगे। इससे एमसीक्यू आपका क्लियर हो जाएंगे कि आपका रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का 22 क्वेश्चन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से भी और इधर से भी, क्योंकि आधा इस पे है आधा इस पेज पे है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ के सुनाते हैं। क्या क्या पॉइंट है इसमें, पढ़ो बेटा। एंथनी कंपनी लिमिटेड परचेज्ड 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कैनिन कंपनीज लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2013। द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज एज एट 31 दिसंबर 2013। अब थोड़ा ध्यान दो, दिसंबर वाली क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट है। तो 1 जनवरी भी स्टार्ट हुआ होगा और परचेजिंग भी 1 जनवरी को हो गई है ना। तो प्री के लिए 0, पोस्ट के लिए 12 के 12 महीने आ गए। और इसमें हमें बैलेंस शीट में सिंपल से दे रखा है सब कुछ, है ना। इधर आ जाते हैं, इधर भी हमें सिंपल से ही दे रखा है। बैलेंस शीट में नीचे आ जाओ, सबसे नीचे पॉइंट पढ़ने के लिए। बीआर ऑफ एंथनी को लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 एक्सेप्ट बाय कैनिन को लिमिटेड। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि बीआर ऑफ एंटनी लिमिटेड है ना। तो एंटनी लिमिटेड के बीआर में से माइनस करना और दूसरे वाले के बीपी में से माइनस करना है। कितना, 10,000। तो सिंपल है एक चीज़, बैलेंस शीट का काम है। तो आगे बढ़ो। सन्डी डेटर्स ऑफ एंथनी एंड को लिमिटेड इंक्लूड्स ₹50,000 ड्यू फॉर कैनिन को लिमिटेड। हाँ, तो सन्डी डेटर ऑफ एंटनी के डेटर में से और दूसरी वाली के क्रेडिटर में से 50,000 माइनस कर देना है। आगे बढ़ो। स्टॉक ऑफ कैनिन को लिमिटेड इंक्लूड कितना बना है गुड्स परचेज फॉर एंथनी एंड को लिमिटेड फॉर ₹60,000 which were invoiced by Anthony Co Limited at a profit of 25% ऑन कॉस्ट है, यानी ऑन कॉस्ट पे प्रॉफिट लिया गया है ना। को लिमिटेड। हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पे जो लिखा गया है स्टॉक ऑफ कैनिन लिमिटेड, यानी कैनिन लिमिटेड के स्टॉक में इंक्लूड है परचेज फ्रॉम एंटनी। एंटनी तो होल्डिंग कंपनी है। तो सब्सिडी कंपनी ने कभी होल्डिंग कंपनी से सामान खरीदा होगा 60,000 का, है ना। यानी होल्डिंग कंपनी ने तो बेचा है, तो बेचा कैसे है, प्रॉफिट लेके बेचा है। अब एंटनी ने जब वो कैनिन कंपनी को खरीद लिया तो फिर उसमें जो प्रॉफिट है उसे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 25% जो है। हाँ 25%, ठीक है, कॉस्ट में जोड़ के जो दिया गया हिसाब किताब। मतलब 60,000 में 25% ऐड कर 25/125 करके, क्योंकि 60,000 में सेलिंग प्राइस दे रखा ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी दे रखा है। क्योंकि कोई भी इंसान जब सामान बेचता है तो कैसे बेचता है, प्रॉफिट जोड़ के बेचता है, कॉस्ट पे कोई नहीं बेचता। तो इसे करें शुरुआत। तो ये इस पे स्टार बना लें, यही एक पॉइंट है थर्ड वाला नया, बाकी तो सब पुराने जैसे ही है, कोई नया नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ लिखेंगे टाइमिंग रेशो। ठीक है, टाइमिंग रेशो। अब टाइमिंग रेशो में क्या करेंगे, देखो 31 दिसंबर 2013 की क्लोजिंग है ना। 1 जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ होगा साल, हमने परचेजिंग ही की है। तो इससे पहले का टाइम प्री 0 और 12 पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 मंथ। अब इसमें ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है होल्डिंग परसेंटेज। कंपनी का नाम है एंटनी लिमिटेड और कैनिन, यानी ए लिमिटेड लिख देता हूँ और सी लिमिटेड। सी लिमिटेड की कैपिटल कितनी दिखाई दे रही है आपको, 10 लाख। कितने रुपए का शेयर बन रहा है, 100 रुपये का शेयर है। डिवाइड किया, 10,000 शेयर हो गए। 10,000 में से कितना बाय कर लिया, मैं कितने परसेंट किया, कुछ लिखा इसमें, ऊपर लिखा था 8,000। हाँ, 8,000 खरीदे हैं, तो 8,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। तो इसका मतलब 80% इसके पास है और 20% इसके पास है, जो कि कितना बनता है 20% के हिसाब से 2,000, क्योंकि 10 में से 8 ले लिए तो बचे तो 2 ही हैं। ये भी क्लियर हो गया है ना। अब इसके बाद हमारा काम होगा फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट, कैपिटल। स्टॉक वाला अभी नहीं करेंगे भैया? नहीं, वो तो लास्ट में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर यूज होगा। हाँ, वो क्लियर कर बताऊंगा ना उसी टाइम, क्योंकि बच्चे फिर वीडियो ना देखते हैं, एंड तक चलने दो। तो ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट में लिखेंगे प्री एक्विजिशन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिखेंगे।
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में तो मैं बताया भाई प्री का तो टाइम 0 था, तो जितना ओपनिंग का हिसाब किताब मिलेगा वही हमारा प्री वाला मैटर माना जाएगा। देखो बैलेंस शीट में चेक करो, प्रॉफिट के नाम पे 2 प्रॉफिट दिख रहे होंगे आपको, एक प्रॉफिट 1 तारीख का है, एक फॉर द करंट ईयर लिखा हुआ है, तो करंट ईयर वाला तो पोस्ट का आ जाएगा क्योंकि सारा टाइम पोस्ट में चला गया है। तो यहाँ सिर्फ आएगा ओपनिंग प्रॉफिट, कितना आएगा ओपनिंग प्रॉफिट, कितना शो हो रहा है बेटा, ओपनिंग प्रॉफिट है 60,000 है ना, ठीक है 60,000 आ गया। सारे मार्कर खराब हो गए। अब इसमें लिखेंगे प्री एक्विजिशन, ये सही है, प्री एक्विजिशन रिजर्व। अब रिजर्व के नाम पे देखा जाए तो वहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा है और डेट लिखी है 1 तारीख की, मतलब ओपनिंग वाला है ये 2 लाख, ठीक है आ गया। और आंसर पे नज़र मारोगे तो कुछ भी आंसर है ही नहीं इसमें, तो यार कोई नहीं, तो इतना ही आएगा। और भी कुछ है हमारे पास के प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन वगैरह या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है नहीं है, तो ये इतना ही आएगा। आंसर आपको सिर्फ माइनॉरिटी से दे रखे हैं और कैपिटल रिजर्व दे रखा है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है और बैलेंस शीट टोटल है। ये क्यों नहीं दिया? पता नहीं यार, अच्छा इतना इंसाफ है। तो जोड़ दो कितना होगा 2,60,000। तो पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं, बाकी हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आंसर तो अपने आप सही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ कैपिटल प्रॉफिट, और इसमें से हिस्सा निकालो, ए लिमिटेड का 80% और कौन सा सी लिमिटेड का 20%। जरा सॉल्व करना, तो ये 52,000 आ जाएगा 20%। यहाँ देखो कितना आएगा बेटा, 2,08,000। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिवेन्यू प्रॉफिट। अब इसमें क्या आएगा, पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका ओपनिंग वाला तो इसमें आ गया, शिवानी देखना, ओपनिंग वाला प्रॉफिट इसमें आ गया कैपिटल प्रॉफिट में, क्योंकि समय तो कुछ था नहीं, जितना ओपनिंग मिल जाए इससे पहले पहले का हिसाब किताब वो सब यहाँ प्री में आ गया। प्रॉफिट करंट ईयर का है वो पूरा पूरा कहाँ आएगा, पोस्ट वाला, इसी में आ जाएगा। कितना 80,000, तो 80,000 यहाँ आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन का, ठीक है। 12 महीने का प्रॉफिट यही है ना। और इसमें कुछ होता क्या क्या आता है, एक्स्ट्रा डेप्ट टू बी चार्ज आता है, डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक आता है, जो कि कुछ है नहीं, तो बस इतना ही आंसर है हमारा 80,000। तो ये है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। ए लिमिटेड और सी लिमिटेड 80% और 20%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16,000 है ना, और 64। बताओ कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे चलते हैं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की तरफ चलेंगे, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो क्या लाइन यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर। कितने खरीदारी करी थी हमने इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख की, है ना। 8,000 शेयर 10 लाख पे खरीदे। बैलेंस शीट में मिलेगा ना, ऊपर नीचे कहीं अगर नहीं मिलते तो बैलेंस शीट में देखो, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तुमने 8,000 खरीदे थे, 8,000 इंटू 100 कर दो, नहीं मिले क्या अब तक 10 लाख? कहाँ मिले था? ये थोड़ी ना है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो लिखा होता है यहाँ एसेट्स में, अब मिले। देखो आपको ये चीज़ खरीदारी वाली चाहिए, या तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग मिलेगा, जैसे लिखा 8,000 शेयर खरीदे, तो वहीं आसपास लिखा होगा कि कितने रुपए में खरीदे। वहाँ नहीं मिलेगा तो लास्ट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिलेगा तो लास्ट में आप यहीं देखना, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखना, वहाँ इन्वेस्टमेंट के नाम से मिलेगा, तो वही चीज़ होगी। हाँ बैलेंस शीट में तो लिखा होगा, लेकिन ऊपर नीचे भी कभी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो 80 कितना आ जाएगा बेटा, 8,000 इंटू 100 8 लाख, ठीक ये आ गया। अब हम यहाँ से उठाएंगे इस चीज को, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, 2,08,000 आ गया। तो 2 लाख कितना आएगा, 10 लाख
10,08,000। ठीक है, इस तरीके से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें देखो आपका माइनस का आंसर आ रहा है कितना, 8,000। यही होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। कभी ये जाके माइनस में मतलब कितना, ठीक है, माइनस मतलब वही है समझाने के लिए, 8,000 कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद दूसरा आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, है ना, हेल्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी। तो भाई 10 में से 8 खरीदे, 2 बचे, 2,000 इंटू 100 कर देंगे, 2 लाख हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो 52 तो उसका हो गया, 16 और 16,000 इसका आ गया, तो कितना आएगा, 268। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आता है लास्ट पॉइंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यानी कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी। तो देखो जरा, प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में देखोगे तो 1 लाख ओपनिंग है, 2 लाख हो जाएगा, और 2 लाख करंट ईयर का है। ऐसे तो करते हैं हम। अगर हमारे पास 1 तारीख का भी दे रखा है, करंट ईयर दे रखा है, तो टोटल प्रॉफिट जितना है वो दिखना पड़ेगा, है ना। ओपनिंग प्लस करंट 3 लाख रुपए टोटल हो गया। ठीक है, अब 3 लाख रुपए यहाँ कर, ज़्यादा दूर तो चलेगा, बैलेंस शीट की तरह आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे से देखो। ठीक है, 2 लाख यहाँ, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है 3 लाख में, 3 लाख आ गया। अब तुम उस लाइन को देखो भाई, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, एक ओपनिंग है, करंट ईयर है, टोटल मिला के 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ये देखा जा रहा है कि स्टॉक ऑफ कैनिन लिमिटेड, आप स्टॉक पर नजर मारो, स्टॉक ऑफ कैनिन लिमिटेड 1 लाख का दे रखा है। 1 लाख के स्टॉक में 60,000 का वो स्टॉक इंक्लूड है, इसमें लिखा ना, स्टॉक ऑफ कैनिन लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एंटनी लिमिटेड फॉर 60,000 विच वर इनवॉइस्ड बाय एंटनी लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब उस 1 लाख के अंदर 60,000 का सामान तो वही है जो एंटनी लिमिटेड से खरीदा, और एंटनी लिमिटेड वाले ने सिंपल कॉस्ट पे नहीं बेचा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के बेचा है। कितना परसेंट, 25% प्रॉफिट लेके बेचा गया है। तो इस 60,000 के अंदर कॉस्ट भी होगी और प्रॉफिट भी होगा, जुड़ा होगा। तो वो ऐसा प्रॉफिट इसके अंदर जुड़ा हुआ है जो कि दूसरी वाली कंपनी से लिया गया है, और उस कंपनी को इसने खुद ने खरीद लिया। तो ये कह रहा है कि यार मैंने उस कंपनी को खरीद लिया, उससे मैंने कभी प्रॉफिट ले रखा है, तो मेरा प्रॉफिट तो फालतू दिख रहा है इसमें, जबकि मैं, वो मेरी ही कंपनी है, मैंने कौन अपने घर में ही प्रॉफिट मांगता है। तो इसलिए वो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, किस नाम से, अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से। हाँ, तो माइनस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, कितने रुपए का सामान इसने बेचा था, इस एंटनी वाले ने कैनिन वाली को सामान बेचा 60,000 रुपये में, और 60,000 पे 25% प्रॉफिट लिया है कॉस्ट पे, जबकि 60,000 में ही कॉस्ट नहीं है, 60,000 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो ऐसी कंडीशन 25/125 करते हैं। तो काटो जरा, 25 से कम 25, इसे काटे 5 से काटेंगे इसे, तो 12,000 आएगा। तो 12,000 माइनस करा तो कितना आएगा, 2 लाख आ गया ये प्रॉफिट। ये अब नेचुरल प्रॉफिट है इसका। एक गिल्ट होता है ना कि यार मैंने तो यार इससे प्रॉफिट ले लिया, उसी कंपनी को मैं खरीद रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट मेरा फालतू लिखा हुआ है। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 2,88,000। प्लस हम एक नाम और करते हैं इसमें, ऐड शेयर इन रेवेन्यू
रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ निकाला था? यहाँ, उसमें जो 80% हिस्सा है ये पोस्ट का हिस्सा है ना, पोस्ट वाले में सिर्फ 80% इसका अधिकार है। पोस्ट में टोटल कमाया 80,000, 80,000 में इसका अधिकार कितना? 64,000 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 0 0 0 8 4 12 की 2 और 8 6 14 1 15 और ये 3 हो जाएगा। आंसर देखो, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 3,52,000 आ रहा है। ठीक, इस तरीके से। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि यार मैं इसको पहले प्लस करके फिर माइनस कर दूं तो भी चल जाता है। अगर मेरा फॉर्मेट देखोगे, जो मैंने फॉर्मेट लिखा है उसमें क्या लिखा रखा है, अगर शायद इसका जिक्र किया नहीं किया मुझे याद नहीं, उसमें देखना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट और माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट भी लिखा हुआ तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ भी माइनस करूँ तो भी चलेगा, लेकिन कायदा ये कहता है कि इसमें से ही माइनस किया जाए, दोनों को जोड़ के तब माइनस ना किया जाए, पहले इसमें से माइनस किया जाए, क्योंकि जो खरीदारी वाला प्रॉफिट होगा वो पहले से ही इसमें जुड़ा होगा, उसी में से अलग करो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बैलेंस शीट पाते हैं हम। तो भैया अगर वैसे कर भी दिए तो आंसर नहीं, आंसर वही आएगा। हाँ, बस ये नहीं पता चलेगा आपने माइनस किस में से किया है, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर का तो बेटा पैर हटा ली, माइक का तार। हाँ, क्या पेन चला दिया? थोड़ा सा चलिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसमें था शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको दिख रहा है, आपको 20 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, ठीक, 20 लाख। शेयर कैपिटल के बाद है रिजर्व एंड सरप्लस की लाइन, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें हम लिखेंगे हेडिंग के अंदर जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व इसमें है 4 लाख। फिर आता है इसमें प्रॉफिट लॉस, उसकी जगह तो हम यूज करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 3,52,000। फिर आता है इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में है 268 है ना। फिर इसका कैपिटल रिजर्व वाला आंसर लिख दो। अगर गुडविल होता तो हम लिखते हैं एसेट्स में कैपिटल रिजर्व 8,000, ठीक है। फिर आता है करंट लायबिलिटी, है ना, थोड़ा सा गैप छोड़ के करंट लायबिलिटी की हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी में नाम है क्रेडिटर का, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। आपको क्रेडिटर दिख रहे हैं 1 लाख और 1 लाख दोनों दिख रहे हैं ना। और इसमें लिखा था सन्ड्री डेटर, इसमें जो पॉइंट नंबर सेकंड है, सन्ड्री डेटर ऑफ एंटनी लिमिटेड इंक्लूडिंग 50,000 ड्यू फ्रॉम कैनन लिमिटेड। तो एंटनी के डेटर और दूसरी कंपनी के क्रेडिटर, तो किसके? कैनन के क्रेडिटर। तो कैनन के क्रेडिटर जो 1 लाख है उसमें से माइनस होगा 50,000, है ना। तो इसके क्रेडिटर तो सिंपल लिखूँ 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 50, ठीक है। 1 लाख पहली वाली कंपनी के, 1 लाख दूसरी वाली कंपनी के, तो इसके अंदर इंक्लूड थे तो वो माइनस कर दिए 50,000, तो ये आपके 50 बचेंगे और ये 1 लाख जोड़ के 1.5 लाख हो जाएगा हमारा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ क्रेडिटर तो डेटर में भी एक पॉइंट होना बाकी है। फिर आगे लिखा है इसमें बीपी, बीपी वाले में पॉइंट क्या यूज किया गया है? वो उसका BR है और एंटनी एंटनी के BR तो कैनन के BP।
एंटेनी के बीआर में जुड़ा हुआ है ना, हाँ, तो कैनन के बीपी आ जाएंगे। तो बीपी हमारे 30 और 10 हैं, 30,000 और 10,000। और कितने इंक्लूड है इसमें? 10 ही हैं। तो इस 10 में से 10 तो माइनस ही कर दूं, तो ये तो बचे 0 और यहाँ बचे 30, तो ये आपका आ जाएंगे 30,000। उसके बीआर में देख लेना, ध्यान है ना। और इसमें मतलब इसके बीपी है तो उसके बीआर में इंक्लूड होगा, हाँ बीआर। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई ना। नींद आ रही है? आपके यहाँ पंखा चलता है ना, ठंडा ठंडा लगा, फिर नींद एसेट्स है ना। तो एसेट्स में आपका पहला नाम मिलता है लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, है ना। यहाँ हेडिंग लेता हूँ नॉन करंट एसेट्स, इसमें आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का? 5 लाख 1, 3 लाख 1। तो ये तो प्लस होना है, कोई इससे रिगार्डिंग तो है नहीं। तो 5 लाख प्लस 3 लाख हो गया 8 लाख। फिर इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, इससे रिगार्डिंग कुछ नहीं है। मशीनरी 5 लाख 6 लाख है ना, 5 लाख 6 लाख, 11 लाख हो गया, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, वो वाला पॉइंट तो आता ही नहीं इन्वेस्टमेंट वाला। फिर है करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स, इसमें स्टॉक है, हाँ स्टॉक में था। स्टॉक है 1.5 लाख और 1 लाख है ना। इसमें लिखा स्टॉक ऑफ कैनन लिमिटेड इंक्लूड परचेज फ्रॉम एंटनी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, स्टॉक ऑफ मतलब स्टॉक ऑफ कैनन लिमिटेड, कैनन लिमिटेड के स्टॉक में 60,000 का सामान वो वाला इंक्लूड है जो दूसरी वाली कंपनी से खरीदा। आज वो हमारी होल्डिंग बन चुकी है, बात तो लगा, लेकिन प्रॉफिट तो ले लिया उसने, तो वो प्रॉफिट कम कर देंगे। तो प्रॉफिट 25,000 वाला माइनस करेंगे, पूरा 60 ही माइनस करेंगे? 60 में से नहीं सिर्फ 12,000 माइनस करेंगे। 12,000 माइनस करेंगे, क्योंकि स्टॉक तो वापस करना ऐसे रहे, भाई हमने लिया हम वापस करा, ऐसा तो है नहीं, बस प्रॉफिट कम कर देंगे। तो स्टॉक हमारा पहले वाली कंपनी का स्टॉक कितना दिख रहा है? 1 लाख नहीं, स्टॉक 1.5 लाख है। 1.5 लाख स्टॉक तो पहले वाली कंपनी का है, दूसरी वाली का 1 लाख है। इस 1 लाख में 60,000 का सामान इंक्लूड है जिसमें प्रॉफिट लिया गया है, तो सर प्रॉफिट माइनस करते हैं। 12,000 का जो आया था ना यहाँ पे, वो प्रॉफिट कम कर देते हैं। तो क्या हिसाब बनेगा? यहाँ बचेगा 88,000, 88,000 और 1.5 लाख कितने होते हैं? और अगर भैया 60 में से 12 माइनस करके तब दिखा, तब तो 60 तो इसमें पहले इंक्लूड है, वो माइनस करने जब चक्कर होता है कि हमें या तो वापस करना है सामान, क्योंकि हमने उससे खरीदा है, ऐसा तो है नहीं, सामान खरीदा उससे खरीद लिया, बस प्रॉफिट को कम करना है, ठीक है। तो इसमें अगर प्लस करते हैं तो 2.5 लाख ये आएगा, 2.5 लाख में से 12 माइनस करें 238, हाँ 238 आ गया। स्टॉक वाला पॉइंट क्लियर। डेटर पे आ जाते हैं, सन्ड्री डेटर, वही बम फटने वाला है। क्या है? किसका मैसेज है? 7 दे रहा है, ऐसे ही होता है। टिक 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 टेन टेन टेन, हाँ है, हाँ भाई। सन्ड्री डेटर वाली पॉइंट में देखो तो क्या लिखा है इसमें? डेटर ऑफ एंटनी लिमिटेड, एंटनी लिमिटेड के डेटर में प्रॉसर के क्रेडिटर इंक्लूड मतलब अमाउंट इंक्लूड है कैनन लिमिटेड वाली। तो एंटनी के डेटर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 लाख। 1 लाख में से ही माइनस कर देते हैं 50,000 जो इंक्लूड है, और बाकी दूसरे के प्लस कर देते हैं ऐसे नॉर्मल। कितने? 1,20 है ना। तो यहाँ से माइनस करेंगे 50 है तो 50 बचेगा, 50 और 1,20 कितने हुए? 1,70। फिर इसके बाद लिखा है बिल रिसीबल। बीआर कौन से वाले इंक्लूड थे? एंटनी के थे ना, 10,000 माइनस करने में बीआर में से, तो बीआर 80,000 है, इसके बीआर हैं 10,000 माइनस कर दो इसमें से, और बाकी दूसरे वाले के ऐसे ही प्लस कर दो नॉर्मल तरीके से। क्या है? 10,000 है, तो बस 80 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेंगे? इसमें से माइनस करके 70, 70 10 80, 80,000 आ गया, ऐसे सिंपल। फिर अगला है इसमें कैश एट बैंक, पैसा 50 और 3,20,000 है, 5 लाख और 3 लाख 8,20,000। ठीक, अब प्लस कर दो बेटा टोटल। कैसा है बम खोद रहा है? टोटल ठीक है, कौन करेगा टोटल? मैं कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला करता हूँ।
ठीक है। यहाँ तो जोड़ना भी मुश्किल पड़ जाएगा इंग्लिश में हिंदी में, मतलब सब से। 20 लाख है भाई साहब, मैं 2 लाख में ये 8,20,000 बेटा है, 8,20,000 80 9 लाख हो गए, ये तो हो ही गए, 11 लाख ये है, ये 19 लाख ये हो गए, 19 और 9 28 के आसपास आएगा। 3 लाख 52 मतलब 52,000 है 52 मतलब। भैया श्रुति कह रही है 72। ये भी हिंदी में 2 जा रही है। 3,52,000। हाँ क्या गंदी ये तो हो गए 19 19 और 9 होते हैं 28 28 और 2 अमाउंट और जोड़नी बाकी रह गई। 30,000 30,000 क्या रहा 32 लाख। मैं इसी से ना तो सही है, 32 लाख 8,000 वो भी वही आ रहा होगा, प्लस करके देख लेते। कर ले यार, कर लिया ना? कर ले अच्छा कर ले। 32 लाख 8,000 है ना? 80 लाख नहीं 80 लाख नहीं 8 लाख है वो। वैसे वहाँ जब 20 लाख थे 80 हो। नहीं 8 लाख है। अब ये 11 लाख है। अब जनरेटर चलाएंगे। कितना है भाई? छोड़ रहा हूँ भैया, 0 गिनने में पूछ लियो मेरे से है ना, कोई अमाउंट दिक्कत लग रही हो। साफ ही है, मुझ जैसे अंदर दिख रहा है तो बाल को दिख ही जाएगा। आ रहा है भैया। यार ऐसे हमारा चल ठीक बेटा, पैर हटा लियो, यहीं एंड करते हैं, फिर अब MCQ कराएंगे इसके। ठीक है, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा दोस्त था ना, हाँ। तो मैं बता रहा था, हाँ। वो कह रहा तेरे भैया MCQ को नहीं गिरते, मैंने कहा गुप्त चीज है, वो नहीं बताते हैं वो। नहीं मेरे पास ही कमेंट करना था कि MCQ बना। मैं ये देखो एक चीज बताऊँ, MCQ वीडियो बनाने लगा ना तो मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं फिर वीडियो से देखेंगे, फिर मेरे पास क्यों आएंगे? तो फीस का लॉस हो जाएगा मेरा इस चक्कर में। वैसे बच्चे ना आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए नहीं बनाता। ये बालक क्या काउंट समझे, बिजनेस ही नहीं समझते। ये क्या काउंट समझे जो बिजनेस ही नहीं समझते। नहीं वो फिर वो कहते हैं ना उन्हें सब कुछ चाहिए, तो मैं कहा ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हर चीज़ में फिर फुल क्वेश्चन करने के बाद तो आराम से हो रहे हैं। कोई ऐसा अटका है आज तक? ऐसा लगता है कि MCQ बहुत आसान दे रखे हैं, क्योंकि जब हम हर चीज़ हार्ड वाली चीज़ कर चुके होते हैं तो छोटी सी आसान चीज़ पूछ जाती है तो बहुत आसान लगती है वो, और वही चीज़ हार्ड कब होती है जब हम कर रहे हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन। जब डायरेक्ट उस पे पहुंच हाँ फिर हमें लगता है ये कहाँ से आएगा। चलो वही तो क्यों ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, डायरेक्ट MCQ करते हैं। हाँ तो वो दिक्कत होती है ना, पहले आप उसके बारे में जानो। मैं भी ऐसे ही कर रहा था। थ्योरी का लेकिन उसके लिए भी दिक्कत ये होती है, जैसे आप थ्योरी का तैयारी कर रहे हो। मैं जैसे MCQ पढ़ लिया उसका, ठीक है, फिर मैं ढूंढूं चैप्टर में हाँ ये कहाँ है, तो इससे फायदा है कि आप जो चित्रा सौदी पढ़ रहे हो उसमें थ्योरी दी होती है चैप्टर की, वो पढ़ लो फिर MCQ करो, या बुक से थ्योरी पढ़ लो फिर MCQ करो, तो बेस्ट रहते हैं। मैं तो पहले थ्योरी करता हूँ, उसके बाद हाँ MCQ करता हूँ। बिल्कुल, चलो बाय बाय टाटा, है ना, लिख लेना आराम से।